मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से हूँ। आज हम बातें करेंगे हम और आप मिल करके पर्यावरण प्रबंधन के बारे में, जो एमए ज्योग्राफी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी कि पर्यावरण भूगोल के 4th सेमेस्टर में ये चैप्टर है आपके। इसके पहले हमने जाना था पर्यावरण प्रकोप यानी कि एनवायरमेंटल हजार्ड के बारे में, कि पर्यावरण प्रकोप क्या होते हैं, वे कैसे कितना विनाश करते हैं, और जब ऐसी विनाशकारी चीज़ें घटित हो जाती हैं तो उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है जिस पर ये गुजरती है मानसिक और शारीरिक सपोर्ट की। तो उसके लिए बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं और हमारे देश पर राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें कुछ एनजीओज भी काम करते हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो लेकिन इतना बड़ा विनाश होता है तो बहुत साल लग जाते हैं फिर से रीस्टैब्लिश करने में उसको, और बहुत जनधन की हानि होती है। तो आखिर हम पर्यावरण का प्रबंधन सीखना हमें ज़रूरी क्यों है? इसलिए ही सीखना ज़रूरी है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का हम कम से कम हमें सामना करना पड़े और कम से कम नुकसान हो। तो सबसे पहले पर्यावरण क्या होता है मैंने आपको बताया था कि चारों ओर का वातावरण हमारे, अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो। उसके बाद प्रबंधन की बात आती है। प्रबंधन को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट। सपोज आपको किसी कार्यक्रम को का मैनेजर बना दिया जाए, प्रबंधक, और कहा जाए कि ये कार्यक्रम आपको मैनेज करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्लान करेंगे, नियोजन, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करेंगे। बस ठीक यही चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है। जब मनुष्य अस्तित्व में आया पृथ्वी पर तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने विकास के लिए नहीं कर पा रहा था, और साथ ही साथ उसे कोई तकनीकी ज्ञान भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब उसने विकास के पथ पर जब वो चल पड़ा स्टेप बाय स्टेप, तो उसने सीखा अपनी बुद्धि और तकनीकी का प्रयोग करना, और धीरे धीरे जब वो विकास करते करते आगे बढ़ने लगा तो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया ये सब कि जो संसाधन प्रकृति में मौजूद हैं उनका वह अति दोहन करने लगा। और उसकी वजह से क्या हुआ? विकास तो हमें दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन इसके पीछे इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? एक चीज़ जो दुष्प्रभाव के रूप में सामने आ रही थी, पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्य का नुकसान, वनस्पतियों और जो जीव जंतु हैं उनकी कई प्रजातियां संकट में हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार के रिवर्स इफेक्ट सामने आने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, हमें पर्यावरण का प्रयोग, उसमें संबंधित उसमें जो भी मौजूद है संसाधन, उनका प्रयोग हमें मानव के विकास के लिए करना चाहिए, किंतु इस तरीके से करना चाहिए कि उसका दुष्प्रभाव इस रूप में सामने ना आए कि जन धन का विकास बर्बादी होने लगे, विनाश होने लगे। इस प्रकार से सामने नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है, प्रबंधन का मतलब है पर्यावरण का मानव के उपयोग के लिए, उसके विकास के लिए इस प्रकार से उसका उपयोग करना कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे और उसका दुष्प्रभाव सामने ना आए, मिनिमाइज हो जाए, बहुत कम उसका नुकसान हो। अब आती है बात, प्रबंधन करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले प्रबंधन के पहले का स्टेप है नियोजन, प्लानिंग। जब हम किसी क्षेत्र के पर्यावरण प्रबंधन पर काम करना चाहते हैं तो हमें प्लान करना होगा। पर्टिकुलर किसी प्लेस को जब हम लेते हैं और कि हमें यहाँ का पर्यावरण प्रबंधन देखना है, तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार की समस्या मौजूद है। ध्वनि प्रदूषण है कि जल प्रदूषण है कि कौन सी प्रॉब्लम है, समस्या है पर्यावरण को लेकर के। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम जब समझ लेंगे उस क्षेत्र की समस्या को, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं जो विनाशकारी हो रही हैं, तब हम प्लान करेंगे और हम देखेंगे इस विषय पर, जिस पर्टिकुलर विषय पर हमें काम करना है, इस पर हम किन किन व्यक्तियों को लें जो हमारा साथ दे सकते हैं, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद हम उस क्षेत्र को चुनने के बाद उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और इस तरीके से कोशिश करेंगे संबंध बनाने की आपस में सारी चीज़ों की, प्रकृति से, पर्यावरण और वहाँ पर रहने वाले लोगों, वनस्पति और जीव जंतुओं का आपस में ऐसा संबंध, लोक कल्याणकारी संबंध बनाकर काम करने का प्रयास करेंगे ताकि कम से कम नुकसान हो प्रकृति का। उसके बाद प्रबंधन,
अपने प्लान के अनुसार काम करने की कोशिश करना। फिर पुनरावलोकन, यदि प्रबंधन के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो हम उसको फिर से देखेंगे, पुनरावलोकन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई। उसके बाद पुनरावलोकन के बाद हम एक बार फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो पर्पज़ लिया था, जो उद्देश्य लिया था यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन का, क्या वो पूरा हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हम उसका विकल्प खोजेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट खोजेंगे कि हम और किन किन चीज़ों को यहाँ पर विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण प्रबंधन सही तरीके से हो सके। ठीक है, अब हम आएंगे कि पर्यावरण प्रबंधन के उपागम यानी कि अप्रोचेस क्या क्या हैं, कैसे हम पर्यावरण प्रबंधन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमको समझना होगा पर्यावरण प्रबंधन के लिए। तो उसमें पहला आप देख रहे हैं पर्यावरण बोध एवं चेतना। पर्यावरण बोध एवं चेतना, अवेयरनेस एनवायरनमेंट के प्रति लोगों में आनी चाहिए। जब हम पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, सच में जागरूक होंगे, केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, हम समझना शुरू करेंगे। किसी क्षेत्र में जब हम जाएंगे काम करने के लिए, हमको उतरना पड़ेगा, जाकर के क्षेत्र में हमें देखना पड़ेगा कि इस जगह क्या समस्याएं हैं, ये समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है। इन सब चीज़ों को जब हम जानेंगे तभी हम आगे उस दिशा में सही कदम उठा पाएंगे। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण। पर्यावरण की शिक्षा देना बेहद आवश्यक है कि क्या है पर्यावरण, किस प्रकार कौन कौन सी चीज़ें प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गंदगी फैला रही हैं वातावरण में, और उनको कैसे इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और उसके लिए ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण भी ज़रूरी है कि जो हम किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसमें हम व्यवहारिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण लें कि इन चीज़ों को हम कैसे अमल में लाएं, जो हम पढ़कर सीख रहे हैं उसको व्यवहार में कैसे अमल में लाएं। उसके बाद है संसाधन प्रबंधन, मैनेजमेंट। संसाधन का प्रबंधन हमें सीखना होगा। मिसमैनेजमेंट या कुप्रबंधन यदि हम करेंगे तो हम कभी भी पर्यावरण का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे और उसके दुष्प्रभाव सामने आते ही रहेंगे। किस चीज़ का कितना प्रयोग कहाँ पर करना है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जो गांव के लोग हैं, जो जंगल के आसपास रहते हैं, वो कई बार ये नहीं समझ पाते कि ईंधन के लिए किस लकड़ी का इस्तेमाल करना है, और वे सागौन जैसी कीमती लकड़ी को भी ईंधन के रूप में जलाने का काम ले आते हैं। यह मिसमैनेजमेंट है। इसका दुष्प्रभाव तो सामने आना ही आना है। इस प्रकार से जब अंधाधुंध कटाई होने लगेगी वृक्षों की, तो उसी प्रकार से अब चौथा है पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण में। जो प्रदूषकों की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस प्रकार के जो भी जहरीली गैसें या जो भी जहरीले सब्सटेंस पर्यावरण में मौजूद हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हमको जांचना होगा। उसके बाद पर्यावरणीय अवनयन एवं प्रदूषण पर नियंत्रण। जब हम जांच लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे कि किस प्रकार से प्रदूषण यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है, तब हम क्या करेंगे, उस पर नियंत्रण करने के उपाय खोजेंगे। बहुत सारे उपाय जो हैं बहुत सहज भी हैं। जैसे कि मैं सिंपल उदाहरण आपको देना चाहूँगी समझाने के लिए कि अगर हम एक ही स्थान पर एक जगह से 4 लोग कार्यालय जाते हैं तो हम 4 कार में जाते हैं या 4 बाइक में जाते हैं। यदि हम चाहें तो हम थोड़ा सा अगर मैनेज कर लें तो एक हफ्ते एक की गाड़ी से, दूसरे हफ्ते दूसरे की गाड़ी से यदि हम ऐसा जाएंगे तो ईंधन की खपत भी कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों से हम काफ़ी कुछ मैनेज या प्रबंधित कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगी पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख 2 आधार क्या क्या हैं। पहली बात, आपको जिस जगह का मैनेजमेंट देखना है, प्रबंधन देखना है, आप वहाँ पर स्थानिक पक्षों को ध्यान में रखिए। एक ही तरह की समस्याएं हर जगह नहीं हैं। कहीं पानी के प्रदूषण की समस्या है, कहीं ध्वनि के प्रदूषण की समस्या है, कहीं नाभिकीय प्रदूषण की समस्या है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर स्थानिक समस्या क्या है इस पर्टिकुलर प्लेस में। उसके बाद प्रयुक्त विधि एवं प्रविधि, यानी आप किस प्रकार की तकनीक को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी आप इस्तेमाल करेंगे कि आप मैनेजमेंट को, प्रबंधन को पर्यावरण के सही ढंग से कार्यान्वित कर सकें। उसके बाद 3 स्तर पर हो सकता है ये, स्थानीय स्तर पर, उसके बाद हम थोड़ा और क्षेत्र आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश स्तर पर भी किया जा सकता है। उसके बाद
स्तर पर ले लें, छोटे छोटे लेवल पे, फिर हमें पता चल जाएगा किस जगह में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम उसको प्रदेश स्तर पर और विश्व स्तर पर भी पर्यावरण, फिर प्रदेश के कार्य को राष्ट्र स्तर पर भी ले सकते हैं, उसके बाद विश्व स्तर पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने विश्व स्तर लिख दिया, प्रदेश के बाद प्रदेश को आप राष्ट्र भी समझ सकते हैं, एक बड़ा एरिया। उसके बाद विश्व स्तर पर ले लें तो हमें पता चलेगा, हम आकलन कर पाएंगे कि कौन कौन से प्रदूषक ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं, जो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ओजोन लेयर को कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा क्यों कम हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है। इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक तत्व हैं उन पर हम कंट्रोल करने के उपाय सोचेंगे और काम करना शुरू करेंगे, और हो भी रहा है। बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर बनाए गए संगठन पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषकों पर कार्य कर रहे हैं। उनको बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, इस पर विचार विमर्श हो रहा है, सम्मेलन हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ हो रही हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, ताकि इसको पर्यावरण प्रबंधन को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पारिस्थितिकी क्या है। हमको बड़ा कठिन शब्द लगता है ये सुनने में, पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी में आता है आपके वनस्पति, जीव जंतु, मानव और उसके आसपास का वातावरण, इन सब को मिलाकर ही पारिस्थितिकी बनती है। तो प्रबंधन जब हम करते हैं पर्यावरण का, मैनेज करते हैं उसको, तो पारिस्थितिक आधार को ध्यान में रखते हैं कि जीव जंतु, मनुष्य और वनस्पति, उसके साथ साथ जो यूज़ कर रहे हैं हम संसाधन, और पर्यावरण मनुष्य जिसके अंतर्गत आ गए और जीव जंतु और वनस्पति आ गए, उनका और संसाधनों का ऐसा आपस में संबंध बने, इस तरीके से उनका प्रयोग किया जाए कि वे लोक कल्याणकारी साबित हो, तभी जा कर के हम मैनेज कर पाएंगे उसको। अब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम की आवश्यकता पड़ गई, जिसको NEPA बोलते हैं, नेपा की क्यों ज़रूरत पड़ गई कि इसके द्वारा कोशिश की गई राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम के अंतर्गत कि अब जो कल्याणकारी संबंध बनाए जाएंगे जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य और पर्यावरण के बीच में, उसके बाद देखा जाएगा कि पारिस्थितिकी के जिस जगह पर कार्य किया जा रहा है वो पारिस्थितिकी के अनुकूल है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो उस पर विचार विमर्श करके उस पर सुधार कार्य किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी ऐसे कार्य करने की कि किसी भी प्रकार से वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं, मानव और वनस्पतियों पर जो कार्य किया जा रहा है उसका कुप्रभाव कम से कम पड़े। बिल्कुल समाप्त नहीं भी किया जा सके तो कम से कम प्रभाव पड़े, ये ज़रूरत महसूस की गई। उसके बाद पर्यावरण अभिप्रभाव कथन एवं आकलन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस दिशा में कार्य करता है, और बहुत सारी परियोजनाएं सरकार की तरफ से, भारत सरकार की ओर से परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया, लोगों को काम करने का अवसर दिया गया, ये जानने का अवसर दिया गया कि आप जाइए, देखिए कि एक पर्टिकुलर प्लेस में, स्थान में कौन कौन सी क्षेत्रीय समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हैं, और उससे जुड़े जो विद्वान लोग हैं उनको अवसर दिया जाए जो उसमें कार्य कर सकते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र की आप सीमा निर्धारित करिए, उसके बाद आप फोकस करिए उन चीज़ों को, जो समस्याएं वहाँ पर हैं उनका विश्लेषण करिए और देखिए कि उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, क्या सही दिशा में कार्य हो रहा है कि नहीं, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, नियोजन किया जाए, प्लान किया जाए, प्रबंधन किया जाए, पुनरावलोकन किया जाए, समीक्षा की जाए और मूल्यांकन किया जाए, और ज़रूरत पड़ने पर उसका विकल्प भी खोजा जाए। अब इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी लियोपोल्ड नाम के विद्वान थे, उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 1971 में एक क्या कहना चाहिए कि एक योजना तैयार की उन्होंने कि कैसे कार्य करना है। और प्रसिद्ध हुई वो योजना लियोपोल्ड मैट्रिक्स के नाम से। उसमें उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र को हम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर स्थानिक क्षेत्र को हम लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या समस्याएं हैं, उसके बाद किन तकनीकों का उसमें प्रयोग किया जा सकता है, कितनी लागत आएगी और कितना खर्च होगा, क्या लाभ होगा, अंत में उसका पूरा विवरण, उसका निष्कर्ष, कौन लोग काम कर रहे हैं उनकी जानकारी,
इस प्रकार से संपूर्ण अध्ययन उसका किया जाएगा और कुछ ऐसे परिणाम निकालने की कोशिश किए जाएंगे कि कुछ सार्थक हो परिणाम और पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में कारगर कदम उठाए जा सके। आप देख रहे हैं कि प्रबंधन में पर्यावरण प्रबंधन के वन संसाधनों का प्रबंधन, वन संसाधन कितने इम्पोर्टेंट हैं बताने की आवश्यकता नहीं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा पर्यावरण आपका एक पेपर बीए फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है जो सभी को पढ़ना है हमारे विश्वविद्यालय में। उसके अलावा आप लोगों ने देखा और बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो वन संसाधन में बहुत सारे औषधीय गुण वाले वन होते हैं, कुछ में ईंधन के लिए उपयुक्त लकड़ियाँ पाई जाती हैं, कुछ इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग किया जाता है विभिन्न चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है कि वनों की अत्यधिक कटाई, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहता है व्यक्ति कि हम आगे बढ़ते चले जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएं, बड़े बड़े होटल बनाएं, बड़े बड़े मॉल बनाएं और बहुत बड़ी जनसंख्या भी है जिसका पालन पोषण करने के लिए वनों को काटना पड़ा लोगों को। और उसके साथ क्या करना पड़ा, काटने के कारण सब नष्ट होता चला गया वन और बहुत सारी प्रजातियां जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की क्या होती गई, विलुप्त हो गई और बहुत सारी संकट की स्थिति में है, कभी भी विलुप्त हो सकती हैं यदि हम उन पर ध्यान न दें तो। अब उसके लिए क्या किया गया है आपको मैं बता दूं कि लगभग अनुमानित 300 लाख प्रजातियां पेड़ पौधों और वनस्पतियों की हैं विश्व में, जिसमें से हम 15 लाख प्रजातियों के बारे में ही जान पाए हैं अच्छी तरह से और उसमें भी 724 विलुप्त हो चुकी हैं और 22,530 संकट की स्थिति में है। अब मृदा प्रबंधन की क्या, तो वन संसाधनों के लिए प्रबंधन के लिए क्या जरूरी है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। तो जो नियम कानून, जो अधिनियम बनाए गए हैं वन संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, उनको इम्प्लीमेशन में लाया जाए, उनका पालन किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए अगर कोई उसका पालन नहीं करता है तो। उसके बाद मृदा प्रबंधन, मिट्टी अपर्दित होती है। अपर्दित क्यों होती है? कई बार क्या होता है कि एक ही प्रकार की फसल जब हम लगा रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन जो है, एक प्रकार का जो पौधा है वो जो उसको चाहिए उन्हीं न्यूट्रिशंस को वो लेता चला जाता है, पोषक तत्वों को ज़मीन से, और उसमें कमी होती चली जाती है। यदि हम क्रॉप रोटेशन अपनाएं, सस्य समायोजन, तो हम अलग अलग फसलों को अगर लगाएंगे तो उन्हें अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग पोषक तत्वों की, और मिट्टी में एक ही तरह के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होने से भी होता है मिट्टी का कटाव हो जाता है, और उसके अलावा पशु चारण यदि बहुत हो रहा है तो भी मिट्टी का कटाव होता है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है ये कि कई बार जब हम इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं मृदा अपरदन को बचाने के लिए। मिट्टी की जो पेड़ों की जो जड़ है वो क्या करती है, बांध करके मिट्टी को रखती है और उसको अपरदित होने से बचाती है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं, और अगर मिट्टी का कटाव होता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी जो उपजाऊपन है उसका वो कम हो जाएगा, उसकी उपादेयता कम हो जाएगी। इसलिए हमें मृदा प्रबंधन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन, वन्य जीवों की बहुत सारी जातियाँ, वन्य जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं और बहुत सारी संकट में हैं। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे भारत में शेर और आपका बाघ, उसके अलावा और अगर जानना चाहेंगे तो देखेंगे आप कस्तूरी मृग, और अगर अपन पक्षियों में देखें तो गुलाबी, जिसके सिर में पंख होता, गुलाबी भाग रहता था सिर के ऊपर, वैसा बतख, बहुत सारे लोग जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं प्रजातियाँ। और आपका गैंडा विलुप्त तो नहीं हुई है, विलुप्त हो चुकी है नहीं कहूँगी, संकट की स्थिति में है, और अगर इन पर ध्यान नहीं गया तो विलुप्त हो सकती है। गैंडा भी है उसी में, और आपका सोन चिड़िया, ये सब जो है वो इस प्रजातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। और इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज, अभयारण्य बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, और बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। अभी 100 से ज़्यादा लगभग हमारे यहाँ नेशनल पार्क हैं और 500 से ज़्यादा अभयारण्य हैं, सेंचुरीज। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्यों बनाया गया है, ताकि जीवों को रहने के लिए क्या मिले, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, जंगल जैसा ही मिले, और उनकी प्रजातियाँ विलुप्त होने से बच जाए। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं
तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण प्रबंधन में सफल होंगे। और जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब हम विकास तो हमारा होगा, लेकिन वो सतत विकास होगा, संपोषित, उसमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यदि हम पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें अनेक प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करते ही रहना पड़ेगा और हम इससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।